नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर शशि कुमार, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मनी माजरा टाउन, चंडीगढ़। बच्चों, पिछले सप्ताह आपने फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ पढ़ी थी। तो चलिए इस सप्ताह पढ़ते हैं फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गज़ल। बच्चों, मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को बताया था कि फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम रघुपति सहाय था। वे हिंदी उर्दू के बड़े शायर थे। इनका जन्म गोरखपुर में हुआ, इसलिए ये फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। रघुपति सहाय नाम होते हुए ये फिराक के उपनाम से हिंदी और उर्दू में लिखते थे और गोरखपुर का रहने के कारण ये फिराक गोरखपुर के नाम से गज़लों की दुनिया में, शायरी की दुनिया में मशहूर हुए। बच्चों, आज हम गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। गज़ल उर्दू शायरी में लेखन की एक महत्वपूर्ण विधा है। एक गज़ल में प्रायः 5 से 11 शेर होते हैं और हर एक शेर की दूसरी और चौथी पंक्ति का तुक मिलता है। हर एक शेर अपना स्वतंत्र अर्थ देता है, लेकिन कभी कभी एक ही विषय, एक ही अर्थ को प्रतिपादित करने वाली गज़लें भी होती हैं, जिसे हम मुसलसल गज़ल कहते हैं। बच्चों, आज जो हम गज़ल पढ़ने जा रहे हैं फिराक गोरखपुरी की, इसमें 10 शेर हैं और हर शेर अपने आप में स्वतंत्र अर्थ देता है। तो चलिए शुरू करें फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गज़ल। पहला शेर है, नौरस गूंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। बच्चों, यहाँ शायर कह रहा है कि बगीचे में फूल अपनी पंखुड़ियों की गांठें खोल रहे हैं और वो पंखुड़ियाँ कैसी हैं? 9 रसों से, नए रस से, या फिर आनंद के 9 रसों से भीगी हुई हैं। यानी वो पंखुड़ियाँ, वो फूल व्यक्ति को आनंदित कर देते हैं, क्योंकि नए रस से भरी हुई हैं, आनंद के 9 रसों से भरी हुई हैं और ये पंखुड़ियाँ अपनी गांठें खोल रही हैं। या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं, या ये जो फूल हैं वो अपना रंग और खुशबू पूरे गुलशन में फैलाने के लिए अपनी पंखुड़ियाँ, अपनी गिरहें, अपनी गांठें खोल रहे हैं। यानी बगीचे में फूल अपनी गांठें खोल रहे हैं, पूरी तरह से खुल रहे हैं, ताकि बगीचे में वो अपना रंग, अपनी सुंदरता और अपनी खुशबू बिखेर सकें। दूसरा शेर देखिए, तारे आँखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी तो सुनो हो यारों, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। और शायर कह रहा है, अंधेरी रात है, अंधेरी रात में जब इस दुनिया का कण कण सो रहा है, हर कोई सो रहा है, ऐसे में आसमान पर तारे टिमटिमा रहे हैं, तारे आंखें झपका रहे हैं। आप यहाँ देखें, मानवीकरण अलंकार है। जब प्रकृति का ऐसा चित्रण किया जाए कि मानो वो मनुष्य की तरह क्रियाकलाप कर रही हो, तब मानवीकरण अलंकार होता है। या आपने पढ़ा होगा ना 10वीं में मानवीकरण अलंकार। यहाँ आप देखें, तारे पलकें झपका रहे हैं, तारे आंखें झपका रहे हैं। आपने पढ़ा होगा मानवीकरण अलंकार में ना, कि मनुष्य की तरह प्रकृति क्रियाकलाप जब करने लग जाए तब मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ तारे मनुष्य की तरह क्रियाकलाप कर रहे हैं, मनुष्य की तरह आंखें झपका रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। शायर कह रहा है कि जब अंधेरी रात में सारी दुनिया सो रही है, ज़र्रा ज़र्रा कण कण सोया हुआ है, ऐसे में आसमान पर
तारे भी टिमटिमा रहे हैं, तारे भी मानो नींद में अपनी आंखें झपका रहे हैं। ऐसे सन्नाटे में, ऐसे अंधेरे में, हे मेरे दोस्तों, हे मेरे यारों, सुनो, सन्नाटा भी कुछ बोलता है, सन्नाटा भी कुछ कहना चाहता है। आप अंधेरी रात में निकले, सुनसान रात में, ध्यान से सुने तो आपको अलग अलग तरह की आवाज़ें आती हैं। इसी बात को उद्धृत करता हुआ शायर कह रहा है कि सन्नाटा भी कुछ बोल रहा है, तुम सुनने की हिम्मत तो रखो, तुम सुनना तो चाहो, सन्नाटा भी कुछ बोल रहा है। मेरे दोस्तों सुनो, इस अंधेरे में भी कोई तुम्हें कुछ कहना चाहता है। अगला शेर देखो, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले। शायर कह रहा है कि मेरी किस्मत और मुझे एक ही काम मिला है। क्या काम मिला है? मैं किस्मत को रो लेता हूँ कि मेरे भाग में तो यही लिखा है, कुछ अच्छा होता ही नहीं। हम भी रोते हैं ना, हर मनुष्य दोष देता अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। और किस्मत हमको रोती है। क्या रोती है? क्योंकि हम अकर्मण्य हैं, हम कुछ करना नहीं चाहते, हमें लगता है सब कुछ किस्मत से ही मिल जाए, हम कुछ करना नहीं चाहते। इसीलिए किस्मत कहती है कि हे मनुष्य, तुझे मैं दूं क्या, कुछ करेगा तभी तो दूं। तो शायर भी यही कह रहा है कि मेरी अकर्मण्यता पर, मेरे आलसपन पर, मेरे निकम्मेपन पर किस्मत मुझे रोती है कि ये कुछ करता नहीं, और मैं किस्मत को रोता हूँ कि किस्मत मेरी खुलती नहीं, किस्मत में मेरे यही लिखा है। तो मैं किस्मत को रो लेता हूँ और किस्मत मुझे रो लेती है। अगला शेर देखो, जो हमको बदनाम करे हैं, काश वो इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। जो लोग मेरी बदनामी कर रहे हैं, मेरी चुगली कर रहे हैं, वो इस बात को ज़रा सोचें कि वो मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरा पर्दा खोल रहे हैं, मेरी सारी बातें लोगों को बता रहे हैं, या अपना भी पर्दा खोल रहे हैं, अपनी भी बुराई बता रहे हैं। बच्चों, हम जब किसी की बुराई करते हैं तो हमें बुराई करने की आदत पड़ जाती है, और बुराई करने की वो आदत हमें ऐसी बुरी लगती है कि हम बस बुराई बुराई करे जाते हैं, और जिससे हम बुराई कर रहे हैं वो हमारी इस चारित्रिक विशेषता को जान जाता है, वो हमसे दूर भागने लगता है। तो यदि हम किसी की बुराई करते हैं तो हम खुद की भी बुराई में सराबोर हो जाते हैं, और दूसरा व्यक्ति हमें भी बुरा समझने लगता है। इसलिए शायर कह रहा है कि यदि हम किसी की बदनामी करते हैं तो ज़रा सोच लें कि हम दूसरे के साथ साथ अपनी बुराई का भी पर्दा खोल रहे हैं, अपना भी राज खोल रहे हैं। ये कीमत भी अदा करें हम बद्र स्त्री, ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। शायर कह रहा है कि हम पूरे होशो हवास से, मैं पूरे होशो हवास से ये कीमत भी अदा करने को तैयार हूँ कि यदि तेरा प्रेम मिले और मुझे दुनिया दीवाना कहती है तो कहती रहे, मैं दीवाना कहलाने को तैयार हूँ, लेकिन यदि तेरा प्रेम मिल जाए तो मैं ये कीमत भी अदा करने को तैयार हूँ। पूरे होशो हवास में मैं ये बात कह रहा हूँ कि यदि तेरा प्रेम मिल जाए तो मैं ये कीमत भी दे दूँगा कि लोग मुझे दीवाना कहते हैं तो दीवाना कहें, ऐसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला शेर देखिए, तेरे गम का पास से अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। अपनी प्रेमिका की याद में यहाँ देखना, श्रृंगार रस का वियोग वर्णन है, यानी वियोग श्रृंगार रस है। आपने पढ़ा होगा ना, रस में, श्रृंगार रस के दो पहलू हैं, संयोग रस और वियोग रस। तो यहाँ पर विरह श्रृंगार है, वियोग रस है। शायर अपनी प्रेमिका के, अपनी प्रियतमा के गम में, दुख में, विरह में ये बात कह रहा है कि तेरा गम, तेरे जाने का गम मेरे दिल में है, मेरे मन में है, मैं रोता हूँ, लेकिन इस दुनिया का ख्याल है, इस दुनिया का मैं लिहाज करता हूँ कि मेरी बदनामी ना हो जाए, तुम्हारी बदनामी ना हो जाए। इसलिए मैं लोगों को अपना दर्द दिखाता नहीं हूँ, मैं अपना दर्द अपने मन में छुपा के अकेले में चुप के रो लेता हूँ, किसी को बताता नहीं हूँ। अगला शेर देखो बच्चों,
फितरत का कायम है तवाज़ुन, आलमो हुस्नो इश्क में भी। शायर कह रहा है इस दुनिया का नियम है, सामंजस्य का नियम है, समरसता का नियम है। और क्या नियम है कि हम जितना किसी को देते हैं, जितना हम समर्पण भाव रखते हैं, उतना ही पाते हैं। ये सच है। हम जितना देना शुरू करते हैं उतना ही पाना शुरू करते हैं। और शायर कह रहा है चाहे ये ईश्वर की भक्ति हो, चाहे इश्क में ऐसा हो, हम इश्क भी करते हैं, मोहब्बत भी किसी से करते हैं, तो हम जितना देते हैं हमें उतना ही मिलता है। यदि हम भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति भी अपने आप को समर्पित करते हैं तो ईश्वर का भी प्रेम भी हमें उतना मिलेगा। ईश्वर को पाने के लिए भी हमें समर्पित होना पड़ेगा और अपने महबूब को, अपने प्रेम को पाने के लिए भी हमें समर्पित होना पड़ेगा। हम कुछ भी पाना चाहते हैं तो जितना हम अपने आप को समर्पित करेंगे उतना ही हमें मिलेगा। अगला शेर देखो, आबो ताब आशार न पूछो, तुम भी आंखें रखो, ये जगमग बेतों की चमक है या हम मोती रोले हैं। शायर कहता है कि सुनने वालों सुनो, ये मेरे शेरों की चमक है या तुम देख रहे हो ये मेरे शेरों की ही चमक है या मेरे मन के मोती हैं, मन के दर्द हैं जो तुम्हारे सामने शेरों के रूप में आ गए। तुम अपनी आंखें खोल के देखो कि चमक किसकी है, मेरे शेरों की या फिर जो मैं अंदर से रो रहा हूँ, ये शेर उन वही मोती हैं जो मेरी आंखों से भी गिर रहे हैं और मेरे शब्दों से भी गिर रहे हैं। ऐसे में तू याद आए अंजुमने मैं में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बाबे गुनह जग खोले हैं। शायर कह रहा है कि जब मैं शराब खाने में बैठा हूँ, मैं दोस्तों के साथ बैठा हूँ, ऐसे में रात में, अंधेरी रात में, जब आसमान पर फरिश्ते पूरी दुनिया के गुनाहों की किताब लेकर बैठे हैं, सबका हिसाब किताब कर रहे हैं, ऐसी अंधेरी रात में अपनी प्रियतमा को कह रहा है कि तू ऐसे मुझे याद आ रही है जब मैं शराब खाने में बैठा हूँ, पूरे नशे में हूँ, रात आधी बीत चुकी है। ऐसे में जब अंधेरी रात में आसमान पर फरिश्ते लोगों के गुनाह खोलकर बैठे हैं, ऐसे वक्त में तो मुझे याद आ रही है। आखिरी शेर देखो बच्चों, सदके फिराक एजाज सुखन के, कैसे उड़ा लिए आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले। और फिराक कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि फिराक ये तुमने कैसी गज़लें कहनी शुरू कर दी हैं, इतनी अच्छी गज़लें, एजाज सुखन, इतनी सुंदर सी गज़लें, और ये गज़लों को सुनकर लग रहा है कि तुम्हारी आवाज़ में अब अलग सा जादू है और तुम्हारी गज़लों में तो ऐसे लग रहा है जैसे मीर की गज़लें बोली जा रही हैं, मीर की गज़लें सुनाई दे रही हैं, मीर की गज़लों की शैली तुम्हारी गज़लों में आ गई है। बच्चों, मीर उर्दू गज़ल के बहुत बड़े शायर हैं। मान के चलिए कि उर्दू गज़ल जिस समय लिखी जानी शुरू हुई उस समय मीर साहब एक बड़ा नाम थे। तो फिराक की गज़लें सुनकर फिराक कह रहे हैं लोग मेरे बारे में कहने लगे हैं कि अब मैं कैसी अच्छी गज़लें लिखने लगा हूँ और मेरी गज़लों में से ऐसी शैली अब आने लगी, ऐसी शैली टपकने लगी है मानो मीर साहब की गज़लें ही सुनी जा रही हैं, मीर साहब की गज़लें पढ़ी जा रही हैं। बच्चों, ये आज हमने पढ़ा फिराक गोरखपुरी की दूसरी रचना गज़ल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। इसको बार बार सुनें, हर एक गज़ल को समझें और इससे संबंधित प्रश्न करें। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो अपने अध्यापक से, अपनी अध्यापिका से अपनी समस्या का निवारण करें। धन्यवाद। नमस्कार।